दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 से कि सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी रेशम की खेती से। तो सेरीकल्चर शब्द जो है ये रेशम की खेती से संबंधित है। रेशम प्रोटीन का बना होता है। रेशम के कीड़े को शहतूत की पत्ते पर पाला जाता है। अब देखिए कि रेशम इस कीट के प्यूपा अवस्था में स्वयं के ऊपर धागे को लपेटने से निर्मित कोकून से प्राप्त होता है। पेडोलॉजी में मृदा का निर्माण तथा मृदा के आकार का अध्ययन होता है। उसके बाद देखिए कि एपीकल्चर जो है ये व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किए जाने वाला मधुमक्खी पालन कार्य तथा इससे शहद उत्पादन होता है। उसके बाद है हाइड्रोपोनिक्स, तो यह मृदा रहित कृषि के अध्ययन का विज्ञान है। और पीसीकल्चर मछली पालन की क्रिया है। विटीकल्चर अंगूर की खेती और वर्मी कल्चर जो है केचुआ की पालन की क्रिया है। और क्वेश्चन नंबर 60 है कि ज्वारीय वन को अन्य नाम क्या है। तो देखिए 60 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, यानी मैंग्रोव वन। तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो देखिए ज्वारीय वन को मैंग्रोव वन भी कहते हैं। शंकु वृक्षी पर्वतीय वन है जो चौड़ी पत्ती वाली होते हैं। सदाबहार वन वह वन है जिसकी पत्तियां एक साथ सभी नहीं गिरती हैं। पतझड़ वन, तो जिस वन की पत्तियां साल में एक बार झड़ जाती हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 61 है कि कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। तो इसका ए ऑप्शन, यानी अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी या उल्टा या सीधा, छोटा, बड़ा या आकार में समान हो सकता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा, आकार में बड़ा तथा आवर्धन जो होता है वो ग्रेटर देन 1 के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव जो है आभासी, सीधा तथा आकार में छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए कि अवतल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं। जैसे सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में, हजामत बनाने वाले दर्पण के रूप में, दंत विशेषज्ञ, आँख, कान एवं नाक विशेषज्ञों द्वारा वाहनों के अग्रद्वीपों में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। अब देखिए यहाँ है क्वेश्चन नंबर 62 है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए सेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो देखिए 62 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, यानी साइटोप्लाज्म। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसी पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को जीवद्रव्य कहते हैं। जीवद्रव्य का वह भाग जो केंद्रक के बाहर तथा कोशिका के कला अंदर होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो एक्टोप्लाज्म, दूसरा है एनोप्लास्ट और तीसरा है मीसोप्लाज्म। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है कि क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन, प्रयुक्त में से कोई नहीं। क्लोरोफॉर्म का जो अणुसूत्र होता है ये होता है CHCl3। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र होता है CHCl3। मीथेन का अणुसूत्र होता है CH4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का अणुसूत्र होता है CCl4 और एथेन का अणुसूत्र होता है C2H6। ठीक है, क्या होता है, C2H6 होता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है कि एक पदार्थ X लाल लिटमस पत्र के रंग को नीला कर देता है
और यह मिथाइल ऑरेंज को बदलकर खाली स्थान कर देगा। तो 64 का सी ऑप्शन यानी पीला। तो एक पदार्थ X लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है और यह मिथाइल ऑरेंज को बदलकर पीला कर देगा। ठीक है, यदि X कोई पदार्थ है वो लाल लिटमस के रंग को नीला करता है तो यह मिथाइल जो ऑरेंज को बदलकर कैसा कर देगा, तो पीला कर देगा। ठीक है, तो पीला कर देगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती हैं। तो देखिए 65 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती हैं। प्रकाश का वेग सामान्यतः यानी क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो 66 का सी ऑप्शन यानी मस्तिष्क के तले पर। तो मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के तले पर स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि का भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि के 3 भाग होते हैं, जैसे अग्रपिंडक, मध्यपिंडक और पश्चपिंड। पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंडक द्वारा जो है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन स्रावित होता है, जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ देखिए करेंट अफेयर्स हैं, तो देख लेते हैं कि कहता है जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर जो है इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है। तो देखिए 67 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी लेबनान। तो जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने लेबनान देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, सितंबर 2023 को भूटान के थिम्पू में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 में भारतीय अंडर 16 फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर खिताब जीत लिया था। और जून 2023 में उरुग्वे ने इटली को हराकर अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप 2023 जीत लिया है। अब चलिए देखते हैं 68। देखिए एक और जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स है कि खाली स्थान को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। तो 68 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान की सफल लैंडिंग के साथ भारत जो है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पूर्व चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले देश रूस, अमेरिका और चीन है। इस सॉफ्ट लैंडिंग के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2:35 PM पर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। एक और करंट अफेयर्स है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो देखिए 69 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी 2023। भारत सरकार ने वर्ष 2023 तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक मलेरिया
उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। इसके लिए 2027 से 2030 के मध्य मलेरिया रोगियों की संख्या 0 प्रदर्शित करना होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 है कि शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो 70 का होगा ए ऑप्शन, यानी मैग्स कार्लसन। तो शतरंज विश्व कप 2023 के फाइनल में नॉर्वे के मैग्स कार्लसन ने भारत के आर प्रज्ञानंद को हराकर यह खिताब जीता है। ठीक है, तो शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब कौन जीता है। शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब जीता है मैग्स कार्लसन। इस प्रतियोगिता का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया। अब चलिए देखते हैं, अब जो है यहाँ से देखेंगे साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 111 क्वेश्चन नंबर 111 है कि क्या होता है जब रक्त जो है आधान के दौरान रक्त समूह संगत नहीं होते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन है कि इओसिनोफिल्स का निर्माण होता है। ठीक है, और बी ऑप्शन है कि केवल न्यूरोफिल नष्ट हो जाते हैं। सी ऑप्शन है कि आरबीसी का विनाश होता है। तो इसका सी ही ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो देखिए जब रक्त आधान के दौरान रक्त समूह संगत नहीं होते हैं तो आरबीसी का विनाश होता है। ठीक है, तो इसका जो है बी सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 है कि हृदय की इस भाग की पहचान जो है कीजिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है 112 का, ये होगा ए ऑप्शन, यानी महाधमनी। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये है महाधमनी। ठीक है, तो देखिए दिया गया चित्र हृदय के क्रॉस सेक्शन का है। ठीक है, तो इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी महाधमनी। ठीक है, तो संकेतित हृदय की संरचना को महाधमनी के रूप में पहचाना जाता है। यह सबसे बड़ी रक्तवाहिका है जो शरीर के सभी भागों तक जो है रक्त पहुंचाती हैं। फुफ्फुस धमनी जो है एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और यह दाएं नीले से रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। फुफ्फुस सिरा एकमात्र ऐसा सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यह फेफड़ों से रक्त को बाएं अलिंद तक ले जाती है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। देखिए क्वेश्चन नंबर 113 है कि इनमें से कौन सा हार्मोन रक्तचाप को कम करता है। तो 113 का ए ऑप्शन, यानी एंट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर। तो देखिए एंट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर या ANF हृदय के एट्रिया की दीवार से स्रावित होता है। इसका प्रभाव रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करना है और इसलिए रक्तचाप कम करना है। एड्रीनल मेड्यूला की क्रोमैफिन कोशिकाएं टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल से 2 हार्मोन बनाती हैं जो निम्न है। एक तो एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन। ठीक है, और दूसरा है नॉरएपिनेफ्रिन। अब चलिए देखते हैं कि एड्रेनालाइन और नॉरएड्रेनालाइन ये रक्तचाप बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है क्वेश्चन नंबर 114 है कि एड्रेनालाइन किससे प्राप्त होता है। तो देखिए इसका बी ऑप्शन, यानी एमिनो अम्ल से। तो देखिए एड्रेनालाइन या एपिनेफ्रिन अमीनो जो है ये एसिड से प्राप्त होता है, एमिनो एसिड से। यह जो है अधिवृक्क ग्रंथियों की जोड़ी के बाहरी प्रांतास्था द्वारा स्रावित होता है। यह जो है लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया के दौरान स्रावित होने वाला आपातकालीन हार्मोन है। एड्रेनेलिन हार्मोन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होने वाली क्रियाओं को नियमित करता है। अब एक क्वेश्चन नंबर 115। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 115 है
कि कोशिकाओं के बिना साइटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है? तो इसका ए ऑप्शन। तो कोशिकांगों के बिना साइटोप्लाज्म को साइटोसोल कहा जाता है। कोशिकांगों के बिना साइटोप्लाज्म को साइटोसोल जो है कहा जाता है। कोशिकाओं में भरने वाले द्रव को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म नाभिक को छोड़कर कोशिका सामग्री के साथ जुड़ा होता है। साइटोप्लाज्म में कोशिका की आनुवंशिकी सामग्री उपलब्ध होती है। 116 है कि मूसला जड़ और रेशेदार जड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो 116 का जो राइट आंसर होगा सी, यानी रेशेदार जड़ प्रणाली में एक प्राथमिक जड़ और एक से अधिक द्वितीयक जड़ें मौजूद होती हैं। अब देखिए, मूसला जड़ जो है मिट्टी में गहराई तक बढ़ती हैं और रेशेदार जड़ मिट्टी में पार्श्व रूप से बढ़ती हैं। मूसला जड़ प्रणाली में एक प्राथमिक जड़ और एक से अधिक द्वितीयक जड़ें मौजूद होती हैं। अधिकांश जो है द्विबीजपत्री मूसला जड़ प्रणाली को अपनाते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। 117 है कि सामान्य श्वास के दौरान प्रेरित या समाप्त वायु की मात्रा जो है कितने मिली होती है? 117 का जो है ए ऑप्शन, यानी 500। तो सामान्य श्वास के दौरान प्रेरित या समाप्त वायु की मात्रा 500 ml होती है। देखिए, श्वसन तंत्र में भाग लेने वाली अंग जो है कुछ निम्न है, जैसे नासिका या नसा द्वार, दूसरा है नसा गुहा, कंठ है, और जो है श्वास नली है, श्वसनिकाएँ हैं, फुसफुस या फेफड़े एवं डायाफ्राम है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। देखिए, क्वेश्चन नंबर 118 है कि इन पौधे अपना अधिकांश कार्बन और ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? 118 का सी ऑप्शन, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड से। तो पौधे अपना अधिकांश कार्बन और जो है अधिकांश ऑक्सीजन ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से प्राप्त करते हैं। हालांकि उनकी शेष पोषण संबंधी आवश्यकताएं मिट्टी में पानी और खनिजों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे प्रकाश हो गया, तो प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश तीव्रता के सीधे समानुपाती होती हैं। ताप जो है ये 30 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप क्रम पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती हैं। और CO2, तो वायुमंडल में जैसे जैसे CO2 की मात्रा बढ़ती है प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती जाती है। अब है H2O, यानी जल के अभाव की अवस्था में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 119। देखिए, क्वेश्चन नंबर 119 है, फ्लोएम में भोजन की दिशा क्या होती है? तो ए ऑप्शन, यानी द्विदिशात्मक। फ्लोएम में भोजन की दिशा द्विदिशात्मक होती है। भोजन को संश्लेषित करने वाली पत्तियों को कार्बनिक पदार्थों या भोजन को अंकुर के साथ साथ मूल शीर्ष तक ले जाने की आवश्यकता होती है, जो विपरीत दिशाओं में स्थित होती हैं। ठीक है, फ्लोएम के निर्माण में 4 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं, जिसे चालनी अवयव, ठीक है, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम फाइबर। अब 120 है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर के वजन का कितना प्रतिशत योगदान मांसपेशियों द्वारा होता है? 120 का सी ऑप्शन, यानी 40 से 50%। 40 से 50% मांसपेशियों द्वारा जो है योगदान दिया जाता है। जीवित रहने और चलने फिरने के लिए शरीर की कई प्रक्रियाओं के लिए मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। ये सामान्य रूप जो है मेसोडर्मल मूल के होते हैं। पेशियों में आकुंचन के समय एक्टोमायोसिन पदार्थ बनता है। पेशीय संकुचन की इकाई जो है सार्कोमियर होता है। मनुष्य में कुल 639 पेशियां पाई जाती हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। 121 है, इनमें से कौन सा प्रकाश प्रतिक्रिया का उत्पाद नहीं है? तो देखिए, 121 का होगा ए ऑप्शन, यानी ANDP। तो ANDP जो है ये प्रकाश प्रतिक्रिया का उत्पाद नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया
के दो चरण होते हैं, प्रकाश प्रतिक्रिया और अंधेरी प्रतिक्रिया। प्रकाश प्रतिक्रिया के उत्पाद ऑक्सीजन और एटीपी और उसके बाद है NADPH हैं। प्रकाश प्रतिक्रिया की अपनी प्रतिक्रियाओं को पूरा करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। 122 है, आहार नाल की किस परत में जो है गॉबलेट कोशिकाएं मौजूद होती हैं? तो 122 का बी ऑप्शन यानी म्यूकोसा। ठीक है, तो म्यूकोसल एपिथेलियम में गॉबलेट कोशिकाएं होती हैं जो बलगम का स्राव करती है और जो स्नेहन में मदद करती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन, मांसपेशियां संकुचन द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बल लगता है। मांसपेशीय तंतुओं में मौजूद साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। और गॉबलेट कोशिकाएं एक प्रकार की उपकरण कोशिका है जो म्यूसिन स्रावित करता है। और देखिए कि गॉबलेट कोशिकाएं श्वसन मार्ग के वायु मार्ग, ब्रोंकियल नलियों जैसी बड़ी और छोटी और बड़ी आंतों और ऊपरी झिल्लों के पलकों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। 123 है कि लिग्नाइट किस प्रकार का ईंधन है? तो लिग्नाइट एक प्राथमिक ईंधन है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो लिग्नाइट क्या है? एक प्राथमिक ईंधन, तो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो याद रखना है लिग्नाइट एक प्राथमिक ईंधन है। इसे किसी भी प्रकार की परिवर्तन प्रक्रिया के बिना प्रकृति से प्राप्त किया जा सकता है। जिन पदार्थों को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है उसे जैसे लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल आदि। ठीक है, तो देखिए कि मूल रूप के आधार पर ईंधन को दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्राथमिक ईंधन है जैसे कोयला, लकड़ी, पेट्रोल। दूसरा है द्वितीयक ईंधन जैसे जल, गैस और प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, अब चलिए 124 और देखिए क्वेश्चन नंबर 124 है कि किस प्रक्रिया द्वारा एलपीजी में केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं? तो इसका ए ऑप्शन यानी सीधे आसवन द्वारा। सीधे आसवन प्रक्रिया द्वारा एलपीजी में केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। एलपीजी प्राकृतिक गैस और तेल निष्कर्षण और कच्चे तेल शोधन का एक उपोत्पाद है। थर्मल क्रैकिंग उच्च तापमान और उच्च दबाव पर बड़े यौगिक के छोटे यौगिक में तोड़ने की प्रक्रिया है। थर्मल क्रैकिंग का जो अंतिम उत्पाद है ये हाइड्रोकार्बन अणु है। क्या है? हाइड्रोकार्बन अणु है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। 125 है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? 125 का ई ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए लाइपेज एंजाइम है जो मानव के पाचन तंत्र में हाइड्रोलिसिस में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 है कि यदि कार्बन श्रृंखला अत्यधिक शाखित हैं तो संबंधित डिटर्जेंट कैसा होगा? तो इसका बी ऑप्शन होगा यानी कठोर और गैर बायोडिग्रेडेबल होगा। यदि कार्बन श्रृंखला अत्यधिक जो है शाखाबद्ध है तो संबंधित डिटर्जेंट जो है कठोर और गैर बायोडिग्रेडेबल होगा। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल होगा। उसके बाद देखिए बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट सीधे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला डिटर्जेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि गैर जो बायोडिग्रेडेबल है ये डिटर्जेंट शासित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले डिटर्जेंट होते हैं जैसे सेटिल मिथाइल अमोनियम जोमाइड। अब चलिए देखते हैं 127। तत्व स्वयं विकिरण उत्सर्जित करते हैं और इस गुण को किसके रूप में जाना जाता है? 127 का ए ऑप्शन यानी रेडियो धर्मिता। तो देखिए तत्व स्वयं विकिरण उत्सर्जित करते हैं और इस गुण को रेडियो धर्मिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तत्व स्वयं विकिरण उत्सर्जित करते हैं, इस गुण को रेडियो धर्मिता के रूप में जाना जाता है।
और देखिए भारी परमाणुओं के नाभिक में स्वतः विकिरण के उत्सर्जन की घटना की रेडियो सक्रियता कहा जाता है। 1896 में हेनरी बेकरल ने यूरेनियम लवण में रेडियो सक्रियता की खोज की है। रेडियो सक्रियता एक नाभिकीय क्रिया है। रेडियो सक्रियता की SI इकाई बेकुरल है। अब चलिए देखते हैं 128। देखिए क्वेश्चन नंबर 128 है कि किसी पदार्थ के दोहरे व्यवहार का पता किसने लगाया। तो इसका ए ऑप्शन यानी डी ब्रोगली। ठीक है, तो लुई डी ब्रोगली नामक एक फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी ने प्रस्तावित किया है कि पदार्थ, कण और तरंग दोनों प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखिए कि द्रव्य तरंगे जो है प्रकृति में विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। 129 है कि सीजियम की लौ का रंग कैसा होता है। तो इसका ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। सीजियम की लौ का रंग नीला होता है। ठीक है, कैसा होता है, तो नीला होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 है कि खाली स्थान की प्रबलता के मामले में गैस आसानी से बनती है। तो 130 का बी ऑप्शन यानी तापीय ऊर्जा की प्रबलता के मामले में गैस आसानी से बनती है। तापीय ऊर्जा एक प्रकार की शक्ति है जो किसी पदार्थ के भीतर परमाणु और आणविक कणों की गति से उत्पन्न होती हैं। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया द्वारा नाभिकीय रिएक्टर से उच्च परमाणु में ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब 131 है, आदर्श गैसें मेंडलीव की आवर्त सारणी के किस समूह में थी। तो इसका सी ऑप्शन पहला। तो आदर्श गैसें मेंडलीव के आवर्त सारणी के पहले समूह में थी। मेंडलीव के तत्वों के वर्गीकरण के गुण है, जैसे इन्होंने तत्वों का समूहन किया। उस समय अज्ञात तत्वों को बाद में शामिल करने के लिए उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में कुछ अंतराल छोड़ दिए थे। ठीक है, मेंडलीव ने अपने समय तक खोजे गए सभी 63 तत्वों को उनके बढ़ते सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान के क्रम में एक सारणीबद्ध रूप में व्यवस्थित किया। मेंडलीव के आवर्त सारणी के नाम मेंडलीव की आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी 8 स्तंभ यानी वर्ग और 7 आवर्त पंक्तियों में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 132 है कि ट्रांस यूरेनियम तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो 132 का ई ऑप्शन। तो देखिए ट्रांस यूरेनियम तत्वों के बारे में सत्य है कि परमाणु क्रमांक ग्रेटर देन 92 होता है। यूरेनियम के बाद का तत्व है। रेडियोधर्मी रूप से 6 होते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, तो अस्थिर होते हैं। आवर्त सारणी में ट्रांस यूरानिक तत्वों की संख्या 26 है। ट्रांस यूरानिक तत्व परमाणु संख्या 93 से शुरू होते हैं और परमाणु संख्या 118 पर समाप्त होते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए प्लूटोनियम 239 का उपयोग परमाणु हथियारों में किया जाता है। ठीक है, और प्लूटोनियम 238 का उपयोग अंतरिक्ष जांच और अन्य उपकरणों में किया जाता है। क्यूरियम 244 का उपयोग कुछ पोर्टेबल एक्सरे उपकरणों में गामा विकिरण के स्रोत के रूप में किया जाता है। 133 है कि पानी के नमूने की निश्चित मात्रा में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ठीक है, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए 134 क्वेश्चन नंबर 134 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित रसायन विज्ञान का सिद्धांत नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन यानी खतरनाक रासायनिक संश्लेषण। ठीक है, तो हरित रसायन विज्ञान का सिद्धांत खतरनाक रासायनिक संश्लेषण नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, सी ऑप्शन होगा।
ठीक है। अब चलिए देखते हैं 135। 135 है कि बंद पथ बनाने वाली चुंबकीय रेखाओं का क्या नाम है। तो 135 का राइट आंसर होगा सी, यानी चुंबकीय प्रेरण रेखाएं। बंद पथ बनाने वाली चुंबकीय रेखाओं का नाम है चुंबकीय प्रेरण रेखाएं। क्या है? चुंबकीय प्रेरण रेखाएं हैं। ठीक है। तो वे चुंबक के बाहर जो है उत्तरी ध्रुव से चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर निर्देशित होते हैं। क्षेत्र रेखा पर किसी भी बिंदु का स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। 136 है अवतल लेंस क्या है। तो इसका जो है बी ऑप्शन, यानी किनारे की तुलना में केंद्र से पतला। अवतल लेंस क्या है? तो किनारे की तुलना में केंद्र से पतला। अवतल लेंस किनारे की तुलना में केंद्र से पतले होते हैं। अवतल लेंस किनारों की तुलना में केंद्र से अधिक मोटे होते हैं। अवतल लेंस जो होते हैं किनारे की तुलना में केंद्र से पतले होते हैं। ठीक है। और उत्तल लेंस जो होता है ये किनारे की तुलना में केंद्र से अधिक मोटे। उत्तल लेंस किनारे की तुलना में केंद्र से अधिक मोटे होते हैं, लेकिन अवतल लेंस जो है किनारे की तुलना में जो है केंद्र से पतले होते हैं। क्या होते हैं? केंद्र से पतले होते हैं। ठीक है। अब देखिए अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जो स्रोत से सीधी प्रकाश किरण को एक छोटी सीधी आभासी छवि की ओर मोड़ता है। ठीक है, मोड़ता है। तो याद रखना है, और साथ ही याद रखना है अवतल लेंस जो है किनारे की तुलना में केंद्र से पतला होता है, लेकिन उत्तल लेंस जो होता है ये किनारे की तुलना में केंद्र से मोटा होता है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन में 137 उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब कब देगा। तो 137 का बी ऑप्शन फोकस से परे। तो उत्तल लेंस अब वास्तविक प्रतिबिंब देगा फोकस से परे। ठीक है। तो उत्तल लेंस जो है फोकस से परे हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब देगा। अब चलिए देखते हैं 138। क्वेश्चन नंबर 138 है। क्वेश्चन नंबर 138 है उस माध्यम में वेग अधिक होता है जिसका अपवर्तनांक निम्न में क्या है। 138 का ए ऑप्शन, यानी कम। उस माध्यम में वेग अधिक होता है जिसका अपवर्तनांक कम होता है। अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है सी बाई भी, यानी निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है। माध्यम में यदि वेग कम होता है तो अपवर्तनांक अधिक तथा वेग क्या होगा? अधिक होने पर अपवर्तनांक कम हो जाता है। 139 है कि ह्यूजेन के प्रकाश के तरंग सिद्धांत ने प्रकाश को निम्न में से क्या माना था। तो 139 का बी ऑप्शन, यानी अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है। क्या माना था? अनुदैर्ध्य तरंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 140 है। तो हाइगेन के प्रकाश के तरंग सिद्धांत ने प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग माना था। हाइगेन ने प्रकाश तरंग के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादन किया जिसे हाइगेन का द्वितीयक जो है तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। अब चलिए 140 है, कथन दिया है 1 कि दिन की लंबाई देखिए कथन एक है कि दिन की जो लंबाई है धीरे धीरे बढ़ रही है। कथन 2 है पृथ्वी के घूर्णन में जो धीमी गति का प्रमुख प्रभाव सौर मंडल में ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है। तो 140 की यदि बात करें तो इसका सी ऑप्शन होगा, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। दिन की लंबाई पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति पर निर्भर करती है। पृथ्वी की जो अपनी अक्ष पर घूमने की गति स्थिर रहता है, जिसके कारण दिन की लंबाई नहीं बदलती हैं। इसके अलावा सौरमंडल में अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण पृथ्वी की गति धीमी नहीं हो रही है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। और पृथ्वी के घूमने की गति को मापने का श्रेय फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लियोन फोकाल्ट को दिया गया जाता है। अब 141
141 है कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। 141 का ए ऑप्शन बढ़ती है। तो जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो शरीर की जो गतिज ऊर्जा है ये बढ़ती है, ठीक है। और किसी वस्तु पर बल और विस्थापन के एक ही दिशा में होने पर कार्य महत्तम होता है। क्या होता है? महत्तम। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि वस्तु पर आरोपित बल की दिशा में विस्थापन होने पर कार्य के महत्तम होने पर गतिज ऊर्जा भी महत्तम हो जाता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 142। एक अंतरिक्ष यान से यानी गिराई गई एक गेंद 120 किलोमीटर की लंबाई पर जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, गेंद का क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी यह अंतरिक्ष यान की मूल कक्षा के साथ समान गति से चलेगा। तो देखिए एक जो है अंतरिक्ष यान से गिराई गई एक गेंद 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। यह गेंद अंतरिक्ष यान की मूल कक्षा के साथ समान गति से चलता रहेगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये सही से दिखाई तो दे नहीं रहा, बट देख लेते हैं फास्टली। देखिए क्वेश्चन नंबर 143 है। क्वेश्चन नंबर 143 यहाँ से देखिए 143 है कि सिलेंडर में हवा को पिस्टन द्वारा अचानक जो है संपीड़ित किया जाता है, जिसे फिर उसी स्थिति में बनाए रखा जाता है। कुछ समय बाद क्या होगा। 143 का सी ऑप्शन क्या होगा, तो दबाव कम हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म क्यों होते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी मिट्टी गर्मी का एक खराब कंडक्टर है। तो मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होते हैं क्योंकि मिट्टी गर्मी का खराब कंडक्टर है। मिट्टी उष्मा का एक कुचालक है। यह गर्मियों में गर्मी को बाहर से आने नहीं देता और सर्दियों में गर्मी को घर से बाहर जाने नहीं देता। मिट्टी एक अच्छा विद्युत रोधी है क्योंकि इसका औसत तापमान आमतौर पर हिमांक बिंदु से क्या होता है, ऊपर होता है। मिट्टी जो है चालन और संवहन के माध्यम से ऊष्मा का संचालन करती हैं, जिससे यह गर्मी को अवशोषित बनाए रख पाती हैं। यही कारण है कि मिट्टी का तापमान पौधों की वृद्धि और अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब चलिए देखते हैं 145। देखिए क्वेश्चन नंबर 145 है कि डीएनए का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विकास के उद्देश्य के लिए आवश्यक है। 145 का ए यानी उत्परिवर्तन। डीएनए का उत्परिवर्तन कार्य विकास के लिए जो है उद्देश्य के लिए आवश्यक है, ठीक है। उत्परिवर्तन जो है एक ही जीन के थोड़े भिन्न संस्करण बनाता है जिन्हें एपिल्स कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। कहता है किस प्रकार में अर्धसूत्री विभाजन शामिल है, ठीक है। किस प्रकार में अर्धसूत्री विभाजन शामिल है, तो सी ऑप्शन यानी गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस में अर्धसूत्री विभाजन क्या है, शामिल है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन यौन कोशिकाओं या युग्मकों के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं जो यौन प्रजनन के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 है कि मध्य मस्तिष्क कहाँ स्थित है, तो सी ऑप्शन यानी हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच जो है स्थित है। तो मध्य मस्तिष्क जो है अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के पोन्स के बीच स्थित हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है। अब देखिए मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं, सेरिब्रम, ठीक है, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। तो सेरिब्रम जो है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और दाएं और बाएं गोलार्ध से बना है। और सेरिबेलम जो है ये नीचे स्थित है,
इसका कार्य मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करना, मुद्रा बनाए रखना और संतुलन बनाए रखना है। और ब्रेन स्टेम जो है ये सेरिब्रम और सेरिबेलम को रीढ़ की हड्डियों से जोड़ने वाले रिले केंद्र के रूप में कार्य करता है। अब देखिए 148 है कि जलीय खाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खाद जाल का सही क्रम है। 148 का ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। तो जलीय खाद जाल का सही क्रम है डाइटम्स, और उसके बाद है टेरोफोर, उसके बाद है लेटर्न, उसके बाद मछली स्विक, उसके बाद है स्क्विड और उसके बाद है मरलिन। ठीक है। अब देखिए कि जलीय खाद वेब में जो डाइटम फाइटोप्लांक्टन होता है, यहाँ खाद वेब प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं 149 है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सबसे मौलिक है। तो 149 का जो राइट आंसर होने वाला है ये ए ऑप्शन यानी ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड पैरास्थितिक पिरामिड में सबसे मौलिक है। ऊर्जा का पिरामिड एक पारिस्थितिकी तंत्र के जो विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह की दरों की एक जो है आरेखीय अभिव्यक्ति है। पिरामिड शोषण और प्रकाश जो संश्लेषण की दर को दर्शाता है। ठीक है। अब देखिए कि एक ऊर्जा पिरामिड खाद्य श्रृंखला के साथ एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा के स्थानांतरण की मात्रा निर्धारित करने में उपयोगी है। 150 है, क्वेश्चन नंबर 150 है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण वन्य जीवों को मनुष्य की तुलना में सबसे अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि जानवर निम्न में से किस पर निर्भर होते हैं। 150 का जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, तो बी ऑप्शन यानी ध्वनि। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण के कारण वन्य जीवों को मनुष्यों की तुलना में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि जानवर ध्वनि पर निर्भर होते हैं। ठीक है। जानवर हमेशा बेहतर सुनने की क्षमता विकसित करते हैं क्योंकि उनका अस्तित्व इसी पर निर्भर रहता है। ठीक है। तो वन्य जीवों को इंसानों की तुलना में कहीं अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि वन्य जीव दुश्मनों से खुद को बचाने के लिए इंसानों से ज़्यादा ध्वनि पर निर्भर रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह का वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।